नमस्ते। तो कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस लॉकडाउन का प्रयोग कर रहे होंगे, मतलब अच्छे कामों में, जैसे कि पढ़ाई करना। ठीक है, तो पढ़ाई में इसका सदुपयोग कर रहे होंगे लॉकडाउन का। तो आज की जो वीडियो है अपनी, वो भी जलवायु के ऊपर ही है, क्योंकि जलवायु एक काफ़ी व्यापक चैप्टर है, जबकि अपन इतना अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन तब भी इसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में समझने के लिए तब भी अपन को पढ़ना तो पड़ता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। तो इसीलिए अपन थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जिससे कि और अच्छे से समझ सकें उसको। मानसून आता कैसे है, जाता कैसे है, और काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कि पश्चिमी विक्षोभ यानी कि ठंडी के दिनों में जो बरसात होती है वो किस तरीके से होती है भारत में या मध्य प्रदेश में, किस तरीके से होती है। अब फैक्ट तो रटने में कुछ नहीं जा रहा है, देखो आप फैक्चुअल चीज़ें आप रटने का ज़माना गया है। आप लोग विस्तार से समझिए, मैं पूरी चीज़ें विस्तार से समझा रहा हूँ। अपन इसको जब ये जलवायु आप जलवायु टॉपिक अपन जब भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, यानी कि भारत की जलवायु पढ़ेंगे, तब मैं इसे और अच्छे से बेहतर समझा दूंगा, यानी कैसे आता है कैसे जाता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें अपन उसमें समझेंगे, लेकिन अभी अपन इतना तो पढ़ लें जिससे कि अपन को चीज़ें कम से कम अपने माइंड में छप तो सके कि हाँ भाई ऐसे आता है ये चीज़ें, ठीक है ना, ऐसे होती हैं ये सब चीज़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आप अच्छे से समझिए, एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो दो बार देखिए, तीन बार देखिए, कुछ नहीं जा रहा है देखने में। नोट्स बना लीजिए आप। नोट्स तो किताबों में मिल जाएंगे, किताबें पढ़ लें, लेकिन उस चीज़ को समझ अगर आपने आपने समझ अगर उस चीज़ में विकसित हो गई एक बार, तो फिर किताबों से पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, किताबें पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब अपन को समझ में नहीं आता ना, तब हवा लगती हैं किताबें, ये क्या हो गया यार। ठीक है ना, ये कैसे क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा मकसद यही है कि आपको बस समझा के पढ़ाना, ऐसे नहीं कि मैं फैक्ट रटवाने लग जाऊँ आगे की। दक्षिण पश्चिमी मानसून 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकरा गया, मानसून स्टार्ट हो गया। मानसून आता कैसे, ये तो पता होना चाहिए ना। होती क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ होती हैं जिसके चलते मानसून भारत की तरफ बढ़ता है आगे। ठीक है ना, तो आज उसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद जब अपन इसको इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में पढ़ेंगे तब मैं और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है ना, तो आज अपन जानते हैं कि एमपी में आखिरकार प्रवेश कहाँ से करता है मानसून। ठीक है, तो मैंने कल शीत ऋतु में होने वाली बरसात बता चुका हूँ, 2 कारणों से होती है, पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी मानसून से। तो आज की जो वीडियो है वो है अपनी ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बरसात के ऊपर। किस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बरसात। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बरसात, ग्रीष्म ऋतु में अर्थात जो अभी चल रही है, अर्थात जो अभी चल रही है, जैसे अपन चौमासा कहते हैं, क्या कहते हैं, चौमासा, उसमें ग्रीष्म ऋतु में ही आता है वो। ठीक है, तो होता क्या है दरअसल कि ग्लोब यानी कि पृथ्वी, यानी मानचित्र पर अपन ने ग्लोब देखा होगा। जब सूर्य क्या होता है, ये क्या है, विषुवत रेखा है, ये क्या है, विषुवत रेखा है। और ये कौन सी रेखा है, ये दोनों गोलार्धों में, ये कौन सी है, ये है उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ पोल, ये कौन सा है, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, 35 डिग्री उत्तरी और 35 डिग्री दक्षिणी, यानी कि 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखा और 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखा। मैंने बताया था कि विषुवत रेखा, ये बीच वाली कौन सी रेखा है, विषुवत, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो अपन 0 डिग्री अक्षांश रेखा लिख लेते हैं यहाँ पर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, तो ये बनाया मैंने। तो होता क्या है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पड़ता है, विषुवत रेखा पर पड़ता है। क्या पड़ता है, विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पर क्या होता है, साल भर सूर्य की किरणें चमकती हैं, लंबवत किरणें चमकती हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो जानना है या लंबवत किरणें क्या होती है, तो आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाला मेरा वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया। अब मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ, अगर जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले पहले। तो होता क्या है दरअसल कि जहाँ पर यानी विषुवत रेखा पर जब तापमान ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो हवाएं है ना, हवाएं क्या करती है, बहती नहीं है। यानी कि आपको, जैसे कि अभी हवाएं चलती हैं, तो हवाएं जब चलती हैं तो आपको प्रतीत होता है कि हाँ मुझसे हवा टकरा रही है, यानी कि बहती हुई नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। विषुवत रेखा पर क्या होती है कि हवाएं क्या होती हैं, गर्म रहती हैं।
तापमान बढ़ रहा है तो गर्म तो स्वाभाविक है, गर्मी पड़ रही तो हवाओं में कैसी नमी रहेगी, कैसी रहेंगी, गर्म रहेंगी, हवाएं में कैसी रहेंगी, गर्म रहेंगी। तो होता क्या है कि जब हवाएं गर्म होती हैं तो हवाएं क्या करती हैं, ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। जब हवा गर्म होती है तो वो क्या करती है, ऊपर उठती है, यानी कि हवा दो आपस में हवाएं ऐसे आई, ऐसे टकरा कर क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। इसी तरीके से बिल्कुल जैसे हवाएं आई विषुवत रेखा पर ऐसे उठ के ऐसे ऊपर उठ जाती है। तो विषुवत रेखा पर क्या होती है, हवाएं साल भर टकरा कर क्या करती हैं, ऊपर उठती हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, निम्न दाब। जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं, निम्न दाब। क्या कहते हैं, निम्न दाब। और जहां हवाएं ठंडी होकर नीचे उतरती हैं, जहां हवाएं क्या होती है, अपने क्षोभमंडल की एक विशेषता है क्या, कि जब इसका जो ऊपर जाते हैं यानी कि ऊपर आसमान की तरफ बढ़ते हैं अपन, तो इसके जो तापमान है उसमें गिरावट महसूस होती है, यानी कि गिरावट होने लगती है। तो जब ऊपर हवाएं जाती हैं तो वो हवाएं कैसी होने लगती है, यानी कि धरातल पर कैसी रहती हैं, हवाएं ठंडी रहेंगी, सॉरी गर्म रहेंगी। लेकिन जब ऊपर उठती हैं हवाएं तो कैसी हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। कैसी हवाएं हो जाती है, सॉरी वो ठंडी हो जाती है। धरातल पर नीचे गर्म, जिस पे अपन रहते हैं ना धरातल पर क्या रहती है, हवाएं गर्म रहती है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर उठती जाती हैं धीरे धीरे चल के, तो ऊपर उठने पर क्या होती है, ऊपर उठने के क्रम में वो ठंडी होती चली जाती है। क्या होती है, ठंडी होती चली जाती है। तो ठंडी होने के बाद जब वो नीचे उतरती हैं दोबारा, तो जहाँ पर ठंडी हवा जहाँ नीचे उतरती है उसे अपन क्या कहते हैं, उच्च दाब। और उच्च दाब कहाँ पाया जाएगा, स्वाभाविक है उत्तरी गोलार्ध पर, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होती है, बहुत ज्यादा ध्रुवीय हवा चलती है, यानी कि अत्यधिक ठंडी हवा है। तो वहां पर कौन सा दाब पाया जाता है, तो उच्च दाब पाया जाता है। जबकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, निम्न दाब पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निम्न दाब पाया जाता है। तो निम्न दाब को भरने के लिए जो ये निम्न दाब बनता है, यहाँ पर जाने की, जहाँ पर क्या करती है, हवाएं गर्म होकर उठती है, ऊपर उठती हैं, तो इस निम्न दाब को भरने के लिए, यानी कि खाली जगह, क्या खाली जगह, इस निम्न दाब को भरने के लिए दोनों, यानी कि उत्तरी गोलार्ध 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से क्या चलती है, हवाएं चल पड़ती हैं इस खाली जगह को बनने के लिए। किसको, जो 0 डिग्री या देश विषुवत रेखा पे जो खाली क्षेत्र बना है, यानी कि हवाएं क्या कर रही है, यहाँ पर ऊपर उठ रही है गर्म होकर, तो ऊपर उठने के क्रम में क्या बन जाता है, वहां पर खाली बन जाता है। तो इसके चलते क्या हो रही है, हवाएं क्या करती हैं, दोनों गोलार्धों से क्या करती हैं, इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए चल पड़ती है। क्या करती है, चल पड़ती है, यानी कि इसकी ओर बढ़ने लगती है हवाएं दोनों गोलार्धों से। ठीक है, तो इस क्रम में तो यहाँ पर क्या होता है, जो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है इसे अपन कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या कहते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या कहते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण का क्षेत्र मतलब उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म क्षेत्र, और अभिसरण मतलब हवाओं में टकराव। क्या, अभिसरण मतलब हवाओं में टकरा रही है, आपस में टकरा कर क्या कर रही है, ऊपर उठ रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सा क्षेत्र बन जाता है, तो निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और हमेशा जो हवाओं का काम क्या होता है, हवाओं का काम होता है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बहना। हवाएं किस ओर बहती है, हमेशा हवाएं पूरी पृथ्वी पर हमेशा हवाएं किस ओर बहती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती हैं। किस तरफ बहती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बहती हैं। जैसे कि एक तरह के इसका उदाहरण ऐसे मान लीजिए, जैसे कि पानी है, पानी आप कहीं भी फर्श पे पटक दीजिए, यानी कि पानी डाल दीजिए, तो पानी किस ओर जाएगा, जिस ओर ढलान होगी उसी ओर जाएगा, यानी कि जिस ओर ढलान मिलेगी उसे उसी तरफ क्या जाएगा, पानी बहकर जाता है। इसी तरीके से जहाँ पर खाली जगह रहती है हवाएं भी उस जगह को क्या करती है, हवाएं भी उसी ओर चलती है। यानी कि जिस जगह पर गर्म वायु रहती है, गर्म वायु दाब का क्षेत्र रहता है, उस ओर क्या करती है, ये उच्च वायु दाब, यानी कि जो ठंडी हवाएं वो किस तरफ जाती है, गर्म हवाओं की तरफ बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य क्या होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण मतलब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, यानी कि भारत की तरफ प्रवेश करता है, तो भारत के पश्चिमोत्तर, ये कौन सा वाला एरिया है जो मैंने दिखा रखा है, एक गुरु शिखर लिख रहा है, यहाँ पर क्या होता है, एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या चल जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, यानी कि पश्चिमोत्तर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, पाकिस्तान भी आ जाता है उसमें।
तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या होती है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती रहती हैं। क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठती रहती हैं। इसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं इसे ITC-Z। क्या कहते हैं, ITC-Z, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी कि हवाओं के अभिसरण का क्षेत्र, अर्थात हवाएं टकराकर ऊपर उठने का क्षेत्र। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है यानी कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगता है, तो यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम उत्तर भारत में क्या होता है, एक ITC-Z का निर्माण हो जाता है, अर्थात निम्न वायुदाब के क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। और उसको भरने के लिए क्या होती है, हवाएं चलने लगती हैं। क्या होती है, चारों तरफ से हवाएं चलने लगती है। इस तरीके से मान लीजिए कि ये है क्या, ये निम्न दाब का क्षेत्र है, तो इसको और भरने के लिए क्या करेंगी, हवाएं चल पड़ेंगी चारों दिशाओं से। क्या चलने लगी, हवाएं चलने लगी इसको भरने के लिए, जिसे अपन गर्मियों में क्या कहते हैं, लू। क्या कहते हैं, लू। जो लू चलती है ना, वो लू किसको भरने के लिए चलती है, तो इसी निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए चलती है। किसको, इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए चलती है, अर्थात जहां पर हवाएं टकराकर ऊपर उठ रही है। तो जो लू होती है वो भी कैसी हवाएं होती है, आपने देखा होगा, अत्यधिक शुष्क, यानी कि इसमें पानी की नमी बिल्कुल नहीं होती, बहुत ज्यादा गर्म हवाएं होती है। तो लू कहाँ चलती है, उत्तर भारत के मैदानों में चलती है, यानी कि उत्तर भारत के मैदानों में कौन सी हवा चलती है, तो लू चलती है। कौन सी, ये स्थानीय हवाएं होती है। क्या होती है, ये स्थानीय हवाएं होती है, इनका नाम स्थानीयकरण के नाम पर पड़ा है। जैसे इसका नाम क्या है, लू है। तो लू किसको भरने के लिए चलती है, तो निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए चलती है। ठीक है, तो जब ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र जब ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्या हो जाता है, ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा खींचने लगता है। एक बहुत देखा है ना आपने, अधिकतर देखा होगा आप लोगों ने गाँव में, कि एक बवंडर सा उठता है अचानक से। क्या होता है, एक बवंडर सा उठता है, आंधी की जैसा ऊपर उठता है, ऊपर तक चला जाता है, हवाओं का घेरा सा बनता चला जाता है। उसमें वो क्या करता है, आसपास की सब चीजों को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, जैसे पन्नी वगैरह जो भी हो अपनी ओर खींचता रहता है, धूल कण आदि क्या होता है उसमें घूमकर ऊपर उठते चले जाते हैं। इसी तरीके से क्या होती है, हवाएं जब ऐसे घूमने लग जाती हैं और काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो जो हिंद महासागर के ऊपर कैसी हवाएं रहेंगी, आर्द्र हवाएं। यानी कि हिंद महासागर क्या होता है, महासागरों में क्या होता है, गर्म होने पर उसमें क्या होने लगता है, बाष्पीकरण होने लगता है। क्या होता है, बाष्पीकरण होने लगता है। बाष्पीकरण तो आप जानते ही होंगे, बाष्पीकरण कुकर में रखा, कुकर में जैसे वो बूंदे टपकने लगती है ना, कुकर सीटी बजती है तब, तो उसे क्या कहते हैं अपन, बाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि हवा, पानी है ना, वो हवा के साथ बहने लगता है, यानी कि ऊपर उठने लगता है। तो बाष्पीकरण युक्त यानी कि आर्द्र हवाओं को क्या कर लेता है, अपनी ओर खींचने लगता है। यानी कि जो हिंद महासागर यहाँ पे स्थित है और वो कहाँ बन रहा है, यहाँ, लेकिन ये इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है ये ITC-Z कि हिंद महासागर के ऊपर स्थित हवाओं को भी अपनी ओर खींचने लगता है। इसी तरीके से क्या होता है, मानसून भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और इसके बारे में थोड़ा बहुत भी आपने पहले से पढ़ा, और यदि इसे ही 2-3 बार अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो दावा आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो भारत में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसको 2 भागों में बांट लेते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून को क्या कर लेते हैं अपन, 2 भागों में बांट लेते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक होती है इसकी अरब सागर शाखा। कौन सी, अरब सागर शाखा। और दूसरी कौन सी होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा। कौन सी, बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, तो एक होती है अरब सागर शाखा, दूसरी कौन सी होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं अरब सागर शाखा। ये वाला कौन सा है, अरब सागर है। ये कौन सा है, अरब सागर है। और ये वो वाला कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर, और ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो अरब सागर शाखा जो कि सबसे पहले कहाँ तक टकराती है, तो केरल के मालाबार तट पर। कहाँ टकराती है, केरल के मालाबार तट पर टकराती है। कब टकराती है, तो जून के पहले सप्ताह में, लेकिन इसे क्या माना जाता है, 1 जून को। क्या माना जाता है, 1 जून, यानी कि 1 जून को मानसून कहाँ टकरा जाता है, केरल के मालाबार तट पर टकरा जाता है, यानी कि मानसून आने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ता है, धीरे धीरे करके क्या होता है, ये कौन सा पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत है। ये मैंने लाल कलर से रंगा है ना, ये कौन सा है, पश्चिमी घाट। ये कौन सा है, पूर्वी घाट। तो धीरे धीरे करके क्या करता है, आगे बढ़ने लगता है, यानी कि पश्चिमी घाट और पूरे पश्चिमी घाट पर बरसात करता है। इसके बाद में कहाँ बरसात करता है, तो इसके बाद में करता है
यहाँ पर दो पहाड़ियां, एक है मांडव और एक है गिर पहाड़ियां। कहाँ है? गुजरात। तो गुजरात की मांडव और गिर पहाड़ियों पर करता है बरसात, यानी कि अरब सागर सागर कहाँ करती है? सबसे पहले कहाँ टकराई? मालाबार तट पे 1 जून को। उसके बाद धीरे धीरे करके क्या बढ़ती गई? इस पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे ऊपर बढ़ती गई। इसके बाद कहाँ बरसात की? गिर पहाड़ियों पे की, मांडव पहाड़ियों पे की, जो कि दोनों के दोनों कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। इसके बाद क्या करती है? जो अरब सागर शाखा है, यानी कि जो अरब सागर शाखा है वो नर्मदा नदी मुहाने और ताप्ती नदी के मुहाने, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मुहाने, मुहाना यानी कि जहां नदी अपना जल गिराती है, ठीक है, तो उसके सहारे क्या करती है? मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। क्या करती है? उसके सहारे मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में अरब सागर शाखा कहाँ से प्रवेश करती है? मध्य प्रदेश में अरब सागर शाखा कहाँ से प्रवेश करती है? तो कहाँ से प्रवेश करती है? तो ताप्ती नदी के मुहाने से और नर्मदा नदी के मुहाने से क्या करती है? अरब सागर शाखा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों पर बरसात करने लगती है। ठीक है। इसके बाद अरब सागर शाखा आगे बढ़ती है और ये जो नीला कलर का मैंने रंगा है इसे क्या कहते हैं? अपन अरावली पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत पर अरब सागर शाखा केवल एक ही जगह बरसात करती है। अरब सागर शाखा क्या करती है? केवल एक जगह बरसात करती है, वो है माउंट आबू पर स्थित अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कौन सी? माउंट आबू पर स्थित अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। तो अरब सागर शाखा राजस्थान में केवल मात्र एक जगह बरसात करती है, जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर चोटी। किस पे स्थित है? अरावली पर्वत पे। किसके स्थित है? अरावली पर्वत पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अरावली पर्वत है वो जिस दिशा की ओर अरब सागर शाखा बह के जाती है उसी के समानांतर स्थित है। क्या है? उसी के समानांतर स्थित है। जब हवा किसी पर्वत यानी किसी पर्वत से टकराती है तो क्या करती है? हवा टकराने के बाद में, जैसे कि ये पर्वत मान लीजिए, मेरा हाथ ये पर्वत है, तो इससे टकराने के बाद में क्या करती है? हवा ऊपर उठती है। क्या होती है? हवा ऊपर उठती है। और जब ऊपर उठती है तो वो क्या होती है? ठंडी होने लगती है। क्या होती है? ठंडी होने लगती है ऊपर उठने के क्रम में। तो ऊपर उठने के क्रम में जो ठंडी होती है, तो जो अपने साथ जो पानी रख रखी है उसने, तो ऊपर ठंडी होने पर जब ठंडी हो जाती है तो हवा क्या करती है? वो पानी को छोड़ देती है। क्या? उस पर्वत के ढलान के सहारे ही क्या करती है? पानी को छोड़ देती है। इसीलिए जो जो अरावली श्रेणी है वो उसी के समानांतर है, यानी कि हवा इससे कहीं टकराती नहीं है, केवल एक जगह टकराती है, गुरु शिखर चोटी पे। इसके अलावा और कहीं भी नहीं टकराती। इसीलिए राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी केवल एक ही जगह बरसात करती है, गुरु शिखर चोटी पे। और मध्य प्रदेश में कहाँ बरसात करती है? तो ताप्ती नदी के मुहाने से प्रवेश करती है और सतपुड़ा पर्वत तक चली जाती है और नर्मदा नदी के मुहाने से भी मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसके अलावा गिर और मांडव पहाड़ियों पर बरसात करती है, जो कि गुजरात में स्थित है, और पूरे के पूरे पश्चिमी घाट पर्वत पर बरसात करती है। ठीक है। ये कौन सी थी? अरब सागर शाखा। ये कौन सी थी? अरब सागर शाखा। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार अच्छे शांति से देखिए, से आ जाएगा समझ में। ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश में अरब सागर शाखा कहाँ से प्रवेश करती है? तो नर्मदा नदी के मुहाने से और ताप्ती नदी के मुहाने से अरब सागर शाखा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं अपन, एक जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो कब तक चलता है? तो 1 जून से ये स्टार्ट होता है। कब से होता है? 1 जून से स्टार्ट होता है, 15 सितंबर तक चलता है। कब तक चलता है? 15 सितंबर तक चलता है। 15 सितंबर तक ये बरसात चलती है और 22 जुलाई तक, क्या 22 जुलाई तक ये पूरा का पूरा जो मानसून है, यानी कि 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक तो क्या होता है? पूरा भारत में बरसात करता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। लेकिन 22 जुलाई तक क्या करता है? ये पूरे के पूरे भारत में प्रवेश कर, यानी कि पूरे के पूरे भारत में फैल जाता है। ठीक है। और 15 अक्टूबर तक पूरा के पूरे भारत से मानसून लौट जाता है दोबारा। तो मानसून लौटना कब से प्रारंभ कर देता है? तो लौटता मानसून जिसे कहते हैं, तो उसे कब से कर देता है? तो 15 सितंबर के बाद से मानसून दोबारा लौटने लगता है। ठीक है। और कब तक लौट जाता है? तो 15 अक्टूबर तक क्या होता है? मानसून पूरे भारत से निकल जाता है, यानी कि भारत के दक्षिणी छोर से भी नीचे निकल जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन बंगाली खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा सबसे पहले कहाँ बरसात करती है? तो गारो, खासी, जयंतिया, ये जो 3 पहाड़ियां बनाई है मैंने, ये कौन कौन सी? ये वाली कौन सी है? गारो। ये वाली कौन सी है? जो लाल रंग से उसका नाम है गारो। इसका नाम कौन सा है? खासी, जो नीले रंग से। और ये कौन सी है जो ब्लैक रंग से है? वो कौन सी है? जयंतिया। तो गारो, खासी और जयंतिया। कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है। बंगाली खाड़ी शाखा सबसे पहले कहाँ बरसात करती है? तो गारो, खासी, जयंतियों पे बरसात
करती है, सॉरी, जो कि कहाँ पे स्थित है, तीनों की तीनों मेघालय में स्थित है। कहाँ है? मेघालय में, ठीक है, मेघालय में स्थित है। और भारत में जो सबसे ज्यादा बरसात होती है वो मानसिंह चेरापूंजी, चेरापूंजी है मानसिंहपुरम, वो कहाँ है, जहां पर कितनी बरसात होती है, 1080 सेंटीमीटर। कितनी? 1080 सेंटीमीटर। वो खांसी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? खांसी पहाड़ी पर स्थित, यानी कि मानसिंह राम कहाँ कहाँ पे स्थित है, तो खांसी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे है? मेघालय में। और कौन सी शाखा बरसात करती है इस पे, तो बंगाल की खाड़ी शाखा प्रवेश मतलब बरसात करती है। इसके बाद में बंगाल की खाड़ी शाखा हुगली नदी, ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी का पश्चिम बंगाल में एक धारा साथ छोड़कर कहाँ चली जाती है? कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और पश्चिम बंगाल में उस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो बंगाली खाड़ी शाखा हुगली नदी के मुहाने से क्या करती है? उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करती है। क्या करती है? उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करती है। और कहाँ तक बरसात करती है? तो दिल्ली तक। कौन सी शाखा बरसात करती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा प्रवेश करती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी शाखा एक यहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम क्या है? सूरमा घाटी। क्या? जिसका नाम क्या है? सूरमा घाटी। किस नाम से जाने जाते हैं? सूरमा घाटी। तो सूरमा घाटी के द्वारा क्या करती है? किस में प्रवेश कर जाती है? असम में प्रवेश करती है। सूरमा घाटी के माध्यम से कहाँ प्रवेश कर रही है? तो असम में प्रवेश कर रही है और असम में जाके बरसात करती है, ठीक है। यहाँ पर एक महानदी है, महानदी के माध्यम से क्या करती है? जो नदिया को मुहाना है वहां से क्या करती है? मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के बाद में जो बंगाल की खाड़ी शाखा है वो पंचमढ़ी या अमरकंटक पे क्या करती है? बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा कहाँ आकर टकराती है? तो पंचमढ़ी पे आकर टकराती है, ठीक है। बंगाल खाड़ी शाखा और जो बंगाल खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा मध्य प्रदेश में कहाँ आकर टकराती है? तो पंचमढ़ी पे आकर दोनों शाखाएं क्या करती है? आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है। ये थी बंगाली खाड़ी शाखा। और पूरे भारत में देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा बरसात कौन करती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा ही करती है। क्या करती है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा बरसात कौन सी खाड़ी शाखा करती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा करती है, ठीक है। लेकिन बंगाली खाड़ी शाखा ये जिस दिनों में चौमासा लगता है उस टाइम पे जो पूर्वी घाट है, यानी कि कोरोमंडल तट, जहां पर मैंने कल उत्तर पूर्वी मानसून बरसात कर रहा था, तो कोरोमंडल तट और उड़ीसा तट, इन दोनों पर बरसात नहीं होती। अगर पूछा जाए कि भारत में ऐसे कौन से जो स्थान है जहां पर दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान बरसात नहीं होती, तो कौन कौन सा? कोरोमंडल तट और उड़ीसा तट पर बरसात नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती, क्योंकि जो बंगाली खाड़ी शाखा है उसकी दिशा, बहने की दिशा कौन सी है? ये। और जबकि ये तट कहाँ रह जाता है? यहीं पे रह जाता है, तो इसीलिए वो यहाँ पर बरसात नहीं कर पाती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ से घुसती है? ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मुहाने से, यहाँ पर जो महानदी बह रही है, ठीक है ना, इनके माध्यम से क्या करती है? बंगाली खाड़ी शाखा और हुगली नदी के मुहाने से लेकर ये क्या करती है? तो मध्य प्रदेश में प्रवेश, यानी कि उत्तर भारत में प्रवेश कर जाती हैं। तो और पंचमढ़ी पे क्या करती हैं? अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा क्या करती है? दोनों आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है। असम में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सूरमा घाटी से प्रवेश करती है, ठीक है। और जो अरब सागर शाखा है वो कहाँ कहाँ बरसात करती है? तो पूरा का पूरा पश्चिमी घाट मालाबार तट पर बरसात करती है, गिर और मांडा पहाड़ियों पर बरसात करती है, गिरू शिखर चौकटी पर करती है। और मध्य प्रदेश में ताप्ती और नर्मदा नदी के मुहाने से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और इसके अलावा पूरे के पूरे भारत में सबसे ज्यादा बरसात कौन सी खाड़ी की शाखा करती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा बरसात करती है, यानी कि सबसे ज्यादा बरसात मध्य भारत में किस खाड़ी से होती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, ठीक है। अब बंगाली खाड़ी शाखा सबसे ज्यादा बरसात कहाँ करती है? तो सबसे ज्यादा बरसात करती है खांसी पहाड़ी पर, जो कि मानसिंह राम कहाँ पे स्थित है? खांसी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। जबकि अरब सागर शाखा सबसे ज्यादा बरसात कहाँ करती है? तो मालाबार तट पर करती है। क्या करती है? सबसे ज्यादा बरसात कहाँ करती है? तो मालाबार तट पर। क्या करती? केरल के मालाबार तट पर अरब सागर शाखा सबसे ज्यादा बरसात करती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, बता देना, जहाँ नहीं है मैं बता दूंगा। लेकिन इसे अच्छे से देखना, एक बार अपने दिमाग को खोल के अच्छे से पूरी सोच समझ के, कहीं पे ध्यान मत भटकाना, बिल्कुल आराम से सुनना, 2-3 बार सुनना। ये पक्का है कि आ जरूर जाएगा समझ में, क्योंकि इससे सरल रूप में और कोई नहीं पढ़ा सकता है। मैंने बहुत कोशिश की है अच्छे से पढ़ाने की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूं, ठीक है ना। फैक्चुअल चीज़ें तो मैं अभी लिखवा दूंगा, जो अगला जो लेक्चर होगा वो उन्हीं पे होगा, मध्य प्रदेश के ऊपर ही।
लेकिन मध्य प्रदेश में मानसून आते कैसे हैं, कैसे मानसून बढ़ता है आगे, ये चीज़ें बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म। मिलते हैं अगले लेक्चर में एमपी जीके के साथ में। तो अब अगला लेक्चर होगा अपने एमपी की जलवायु, मतलब एमपी में कहाँ कहाँ बरसात होती है, कहाँ नहीं होती, ये सब चीज़ें अपन उसमें जानेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, उनसे कहें वो अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करवाओ यार, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाओ, जिससे कि अपन लाइव क्लास ले सके, इनका झंझट मिट जाए, जिससे कि लंबी क्लासें चल सके। क्या ना 20 मिनट की क्लास में मज़ा नहीं आता, ना ही इतने अच्छे से मैं समझा पाता हूँ, ना ही आपको मेहनत, मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें, उसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को देखा करो, ऐसे नहीं कि आप वीडियो को चला गए और बस भाग गए, ऐसा कुछ नहीं है, आप देखा करो, अच्छा है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक यू सो मच।